हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 28 मार्च और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा, ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर के पॉइंट्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। इसकी हेडलाइन है बालेंद्र शाह सोन इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। ये एक नाम है, यानी बैलेंद्र शाह ने शपथ ली। सोन इन मतलब होता है टुक ओथ या फिर एडमिनिस्टर्ड द ओथ, ठीक है। शपथ ली एज प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के रूप में ऑफ नेपाल, नेपाल के। यानी बैलेंद्र शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। क्लियर है? इतना ये न्यूज में, कुछ हेडलाइन में ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज को रीड करना, ठीक है। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इसकी पीडीएफ और इसमें जो वर्ड आते हैं उसको भी कोशिश की जाती है कि आपको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पैसेज कह रहा है बैलेंद्र शाह ऑन फ्राइडे, यानी फ्राइडे को बैलेंद्र शाह बीकेम मतलब बने, क्या बने? नेपाल्स न्यू प्राइम मिनिस्टर, यानी नेपाल के नए प्रधानमंत्री। बैलेंद्र शाह फ्राइडे को नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। द यंगेस्ट सबसे युवा हैं, इन द कंट्रीज देश के, रिसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी हाल ही की जो हालिया राजनीतिक इतिहास है, एट 35 35 साल में। कह रहा है जो 35 साल में सबसे युवा हैं देश के, हाल ही की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, ये नेपाल सपोस्ट्रोफियस जहां पे भी आता है उसके बाद एक नाउन आता है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे नाउन आया हुआ है, न्यू उसको मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आया हुआ है, नए प्रधानमंत्री, ठीक है। द यंगेस्ट यानी सबसे युवा है, इन द कंट्रीज देश के, रिसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी हाल ही का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें, और एज क्या है इनकी 35 की उम्र में, ठीक है। आगे देखते हैं। सेकंड पैसेज कह रहा है मिस्टर शाह पॉपुलरली नोन एज बलेन, जिनको बलेन के नाम से जाना जाता है। कह रहा है मिस्टर शाह जिन्हें पॉपुलरली यानी लोकप्रिय तरीके से बलेन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो वाज वर्ब है ये जुड़ी हुई है मिस्टर शाह के साथ, ठीक है। मिस्टर शाह वाज सोर्न इन बाय प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल एट अ सेरेमनी इन काठमांडू। कह रहा है कि मिस्टर शाह ने शपथ ली किसके द्वारा? प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल के द्वारा, एट ए सेरेमनी, सेरेमनी में, समारोह में, इन काठमांडू, काठमांडू में। यानी मिस्टर शाह काठमांडू में एक समारोह में प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल के द्वारा शपथ ली, ठीक है। अब ये मिस्टर शाह के बारे में यहाँ से यहाँ थोड़ा बताया था कि इन्हें बलेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इस शपथ का मतलब क्या है? कह रहा है मार्किंग एन एंड, जो एक प्रतीक है किसका? अंत का। मार्क मतलब किसी चीज को दर्शाना। मार्किंग एन एंड जो एक अंत का प्रतीक है, किसका? किसके अंत का? टू द ट्रांजिशन, उस परिवर्तन के अंत का प्रतीक है। ट्रिगर्ड बाई, जो ट्रिगर किया गया था, जिसको बढ़ाया गया था। सितंबर में लास्ट ईयर, पिछले साल, जेनजेट प्रोटेस्ट यानी जेनजेट प्रोटेस्ट के द्वारा। कह रहा है कि पिछले साल सितंबर में जेनजेट के द्वारा विरोध प्रदर्शन का ये क्या है? उसके अंत का प्रतीक है। यानी अब एक नई सरकार वहां पे बनेगी, ठीक है। दोबारा से देखते हैं यहाँ से। कह रहा है मिस्टर शाह, जिसे पॉपुलरली बलेन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने काठमांडू के एक समारोह में रामचंद्र पौडेल यानी प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल के द्वारा शपथ ली। ये जो शपथ है वह पिछले साल सितंबर में जेनजेड विरोध जो था, जेनजेड जो जनरेशन है जेड के जो विरोध प्रदर्शन था, उससे शुरू हुए जो ट्रांजिशन था, जो परिवर्तन था, उसका क्या है? उसके अंत का प्रतीक है, ठीक है। यानी अब वह अंत होता है उसका। उस प्रोटेस्ट में हुआ क्या था? विच, ये विच लगा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन है, लगा हुआ है प्रोटेस्ट के लिए, जेनजेट प्रोटेस्ट के लिए।
विच ओवरथ्रू, जिसने उखाड़ फेंका, किसको? द केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट, यानी केपी शर्मा ओली की सरकार को, एंड और इंस्टॉल्ड किया स्थापना की, एन इंटरिम डिस्पेंसन, एक अंतरिम शासन की, अंतरिम सरकार की, लेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कर्की, जो कि पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कर्की के नेतृत्व वाली एक अंतरिम सरकार की स्थापना की। कह रहा है जेनजेड प्रोटेस्ट, जो विच लगा है रिलेटिव प्रोनाउन प्रोटेस्ट के लिए लगा है, ठीक है। हालांकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा नंबर से। ओवरथ्रू मतलब फेंकना, थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू है, ओवरथ्रू मतलब उखाड़ फेंका, ठीक है। कह रहा है उस प्रदर्शन ने केपी शर्मा ओली सरकार को उखाड़ फेंका और पूर्व न्यायाधीश सुशीला कर्की के नेतृत्व वाली एक अंतरिम सरकार की स्थापना की। इंटरिम क्या होता है? अंतरिम, अल्पकालिक, टेम्पररी। डिस्पेंसन मतलब यहाँ पे सरकार से, रूल से, गवर्नमेंट से। क्लियर है? तो इस पैसेज में कोई डाउट नहीं होगा, सारे वर्ड आपको क्लियर हो रहे होंगे टाइम टू टाइम। जो ही बता रहा हूँ उसकी मीनिंग बता देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है मिस्टर शाह ओन द मार्च 5 इलेक्शन, यानी मिस्टर शाह 5 मार्च के इलेक्शन को जीते ऑन द टिकट ऑफ द राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर। यानी मिस्टर शाह ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर जो 5 मार्च का इलेक्शन था उसको जीत लिया। ठीक है। अब आपको ये याद रखना, अगर आप कंप्यूटर एग्जाम्स की तैयारी देते हैं तो कभी भी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो अभी नेपाल में हाल ही में पीएम, सबसे यंगेस्ट पीएम बने हैं, वह किस पार्टी से थे। तो आपको ऐसे भी थोड़ा सा समझना है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से थे। ठीक है। अब उस पार्टी के बारे में बता रहा है विच, जो, सिक्योर्ड, जिसने हासिल की, क्लोज मतलब लगभग, टू अ 2/3 मेजोरिटी, लगभग 2/3 बहुमत, जिसने लगभग 2/3 बहुमत प्राप्त किया, डिफीटिंग मिस्टर कोहली, मिस्टर कोहली को हराते हुए, इन द लेटर्स होम टर्फ, यानी कि उनके गृह क्षेत्र में, जो होम टर्फ यानी उनके गृह क्षेत्र में, उनके घर के क्षेत्र में। ठीक है। लेटर मतलब बाद में, यहाँ पे बाद में किसका जिक्र हुआ? ओली का। तो यहाँ पे ओली के घर क्षेत्र की बात कर रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में बता रहा है जो नए पीएम बने हैं। कह रहा है ऑफन टर्म्ड, इन्हें हमेशा कहा जाता है, अक्सर इन्हें कहा जाता है अ फॉर्मर रैपर, यानी पूर्व रैपर, या फिर रैपर टर्न्ड पॉलिटिशियन, यानी रैपर से पॉलिटिशियन बने। ठीक है। जिन्हें, यानी इन्हें हमेशा पूर्व रैपर या फिर रैपर से पॉलिटिशियन बना इन्हें कहा जाता है। ठीक है। मिस्टर शाह आल्सो अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर बाय ट्रेनिंग, जो कि ट्रेनिंग से या पेशे से एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी हैं। रीअफर्म्ड, उन्होंने रीअफर्म किया, उन्होंने पुष्टि की, हिज रैपर आइडेंटिटी, अपनी रैपर की पहचान का, बाई रिलीजिंग, रिलीज करके, हिज लेटेस्ट सॉन्ग, अपना लेटेस्ट गाना, ऑन थर्सडे इवनिंग, थर्सडे इवनिंग को। ठीक है। कह रहा है कि हमेशा नहीं, अक्सर उन्हें पूर्व रैपर या फिर रैपर से पॉलिटिशियन बने नेता के नाम से जाना जाता था। और मिस्टर शाह ने, जो कि पेशे से एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी थे, उन्होंने पुष्टि की, किस चीज की? अपनी रैपर की आइडेंटिटी की, अपनी रैपर की पहचान की। कैसे? अपना लेटेस्ट सॉन्ग रिलीज करके ऑन थर्सडे इवनिंग, थर्सडे इवनिंग को, यानी उन्होंने थर्सडे इवनिंग को अपना एक रैप सॉन्ग रिलीज भी कर दिया। ठीक है। कह रहा है आवर्स आफ्टर हिज ओथ एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ लेने के घंटों बाद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ लेने के घंटों बाद। ठीक है। यानी कि जिसको हम सांसद बोलते हैं। ठीक है। एंड और डे बिफोर, एक दिन पहले, हिज स्वेरिंग इन एज प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लेने से एक दिन पहले। यानी उन्होंने ये सॉन्ग कब रिलीज किया? जब वह एमपी की ओथ तो ले लिए थे, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो शपथ है वो ले लिए थे उसके कुछ घंटों बाद, लेकिन पीएम की शपथ लेने के कुछ दिनों पहले उन्होंने अपना ये गाना रिलीज किया। ठीक है। और रिलीज करके उन्होंने अपने रैपर होने की पुष्टि की। क्लियर है? उम्मीद है सारे वर्ड आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके जरूर थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करिए, ताकि मैं वीडियो कोशिश करूं कि एक तो रेगुलर आए
और कभी-कभी 2 भी आए, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने क्या ट्विटर पे क्या लिखा देखते हैं। उन्होंने लिखा है जय महाकाली आउट नाउ, यानी जय महाकाली अब आउट है यानी रिलीज हो गया है। बलेन रोट ऑन एक्स, यानी बलेन ने ये ट्विटर पर लिखा, शेयरिंग द यूट्यूब वीडियो को शेयर करते हुए ऑफ हिज न्यू सॉन्ग, अपने नए गाने का। यानी ट्विटर पर उन्होंने अपने नए गाने को यूट्यूब पर शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा जय महाकाली अब रिलीज हो गया है, ठीक है। द सॉन्ग यानी ये जो गाना है, कंप्राइजिंग क्लिप्स, जिसमें क्लिप्स शामिल हैं, फ्रॉम हिज इलेक्शन कैंपेन, यानी उनके इलेक्शन अभियान का, उन्हें चुनाव अभियान का, ठीक है। कह रहा है कि द सॉन्ग्स, अब सॉन्ग्स के बारे में यहां से लेके यहां तक बताया है कि उस सॉन्ग में उनके चुनावी अभियान के कुछ क्लिप्स शामिल हैं। कंप्राइजिंग कंसिस्ट ऑफ, कई बार बताया हूं, कैरीज, ये जो कैरीज वर्ब है इसका सब्जेक्ट यहाँ पे सॉन्ग है, ठीक है। द सॉन्ग कैरीज नेशनलिस्ट फर्वर, यानी इस गाने में जो राष्ट्र की जो भावना है, राष्ट्र का जो जोश है वो दिखाई देता है। विथ लिरिक्स सेइंग, यानी जिसकी लिरिक्स में कहा गया है, जिसके गाने की बोल है, अनडिवाइडेड नेपाली हिस्ट्री इज बीइंग मेड, यानी कि अविभाजित नेपाली और इतिहास बनाया जा रहा है। यानी उस गाने की लिरिक्स में ऐसा कहा गया है कि अनडिवाइडेड नेपाली एंड हिस्ट्री इज बीइंग मेड, यानी इतिहास रचा जा रहा है, इतिहास बनाया जा रहा है, ठीक है। द वीडियो रैक्ड अप मोर देन 3 मिलियन व्यूज इन लेस देन 24 आवर्स। कह रहा है यह वीडियो, रैक्ड अप मतलब होता है खास करके कोई चीज अचीव करना, किसी चीज को पाना, ठीक है। तो इस वीडियो ने पाया मोर देन 3 मिलियन व्यूज, यानी 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज इन लेस देन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे से कम में ही। कह रहा है इस वीडियो को 24 घंटे से कम के समय में ही 3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा, या इस वीडियो को 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले, ठीक है, क्लियर है। तो जो रैक अप वर्ड है इसका मतलब होता है अचीव करना, कोई चीज गेन करना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है एक्सपेक्टेशंस आर ऑलरेडी हाई, यानी जो उम्मीदें हैं वो पहले से ही बहुत ज्यादा हैं, उम्मीदें पहले से ही बहुत ज्यादा हैं। एमंग नेपालीज के बीच में, यानी नेपालियों को पहले से ही बहुत ज्यादा उम्मीद है। कैसे नेपाली? हु वोटेड, जिन्होंने वोट किया, फॉर द आरएसपी, आरएसपी के लिए पार्टी का नाम है, ठीक है। एंड और स्पेशली बलेन, और खास करके बलेन से, विद द होप ऑफ चेंज, यानी परिवर्तन की उम्मीद से, उन्हें क्या है, परिवर्तन की उम्मीद है, ठीक है। एनालिस्ट सेज, यानी कि जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं, यानी जो विश्लेषक हैं वो कहते हैं, नेपाल इज वंस अगेन, नेपाल एक बार फिर से, ऑन द कस्प ऑफ अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, एक बार फिर से एक बड़े परिवर्तन की कगार पे है। ये जो कस्प है इसका मतलब कगार पे है, एज पे है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, नेपाल इज वंस अगेन ऑन द कस्प ऑफ अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, यानी नेपाल एक बार फिर से एक बड़े परिवर्तन की कगार पे है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, परिवर्तन, बदलाव, ठीक है। इफ थिंग्स गो वेल, यदि चीजें अच्छे से चलती हैं, यदि चीजें अच्छी रही, बट मतलब उन्होंने कहा अगर चीजें अच्छी रही तो नेपाल एक बड़े परिवर्तन की तरफ है। बट लेकिन कॉशन, उन्होंने चेताया, वार्न किया, क्या चीज, दैट की द इंट्रेंस्ड सिस्टम, यानी जो इंट्रेंस सिस्टम है, यानी जो जमा जमाया सिस्टम है, जो व्यवस्था है, एंड और पेट्रोनेस फ्यूल्ड कल्चर, और जो संरक्षणवादी संस्कृति है, कुड कंटिन्यू, वह जारी रख सकती है, टू हिंडर एफर्ट्स, प्रयासों को रोकने में, ठीक है। कह रहा है कि जो प्रयास हैं उसको रोकने में बाधा बन सकती है, कौन सी, जो पुरानी व्यवस्था है, जो इंट्रेंस सिस्टम है, जो पुरानी जमी जमाई व्यवस्था है, या फिर जो संरक्षणवादी जो संस्कृति है, वो जो चीजें हैं वो सब इनके प्रयासों में बाधा बन सकती है, उनको रोक सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाई होप्स, यानी बड़ी उम्मीदें। कह रहा है द इमीडिएट चैलेंज, यानी जो तुरंत चैलेंज है, जो तत्काल चुनौती है, आई सी, मैं देख पा रहा हूं, इज है,
मैनेजिंग पब्लिक एक्सपेक्टेशन यानी पब्लिक की उम्मीदों को मैनेज करना, उनको संभालना है, ठीक है। देखो आईसी बीच में लगा दिया है, इसको हटा दो, ऐसे है द इमीडिएट चैलेंज इज मैनेजिंग पब्लिक एक्सपेक्टेशन, यानी जो तुरंत का चैलेंज है, तत्काल जो चुनौती है हमारे सामने, वो क्या है, पब्लिक की जो उम्मीदें हैं उसको मैनेज करना। ये जो इज वर्ब आया हुआ है, इसका सब्जेक्ट क्या है, चैलेंज, ठीक है। इमीडिएट क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। एज, क्योंकि पीपल हैव हाई होप्स ऑफ हिम, लोगों को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, ठीक है। होप्स यहाँ पे क्या है, नाउन है। होप मीन्स उम्मीद करना भी होता है, होप मीन्स उम्मीद भी होती है। तो ये आपको पता है, ये हैव यहाँ पे मेन वर्ब, उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो होप्स यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। पीपल हैव हाई होप्स, यानी लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है। यहाँ पे हाई क्या है, एडजेक्टिव है, जैसे हेडिंग में था, ठीक है। ये कौन बोला है, सेड निशांत खनाल, यानी निशांत खनल ने ये बात बोली है। ये जो आईसी बोला था, इन्होंने ही बोला था, निशांत खनाल ने, ठीक है। ये है कौन, एन इकोनॉमिस्ट, एक इकोनॉमिस्ट है। बट लेकिन द डिलीवरी मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन आर द सेम ओल्ड, हालांकि पीएम तो चेंज हुए हैं, 35 साल के युवा पीएम है, रैपर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, कह रहा लेकिन द डिलीवरी मैकेनिज्म, जो डिलीवरी का मैकेनिज्म है, एंड, और जो इंस्टीट्यूशनल हैं, जो संस्थान है, जो पुराना सिस्टम है, आर द सेम ओल्ड, वो वही पुराना है। डिलीवरी मैकेनिज्म यानी जो क्रियान्वयन का तंत्र है, जो चीजों को करेगा, और जो संस्थान है वो वही पुराने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पीएम चेंज हो गया तो सारी चीजें तुरंत चेंज हो जाती हैं, क्योंकि जो लोग बैठे हुए हैं जगह जगह पे जो सिस्टम में, वो तो पुराने लोग ही, उसी चीज को कह रहा है, ठीक है। अब कह रहा है द डिफाइनिंग चैलेंज, यानी जो असली चुनौती है, डिफाइनिंग चैलेंज है, इज, वह यह है, वेदर, की क्या, द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो नया प्रशासन है, कैन रेसिस्ट, यानी विरोध कर सकता है, रेसिस्ट कर सकता है, सामना कर सकता है, द इंस्टीट्यूशनल कैप्चर, यानी उस संस्थागत कैप्चर का, उस संस्थागत करप्शन का, दैट, जिसने, हैज कंज्यूम्ड एवरी नेपाली गवर्नमेंट, हर एक नेपाली सरकार को कंज्यूम किया, जकड़े रखा, सिंस 1990, 1990 से। कह रहा है जो सबसे असल चुनौती, जो सबसे असली चुनौती है कि क्या जो नया प्रशासन है, वह उस इंस्टीट्यूशनल कैप्चर, करप्शन को रोक सकता है, उसका विरोध कर सकता है, जिसने 1990 से ही नेपाली गवर्नमेंट को कंज्यूम कर रखा है, उसको जकड़ रखा है, उसको खा रखा है, ठीक है। अब कह रहा है लास्ट ईयर्स प्रोटेस्ट, यानी पिछले साल का विरोध प्रदर्शन, बाई नेपाल टेक सेवी यूथ, यानी नेपाल का जो तकनीकी युवा प्रेमी है, जिसको डब्ड जेनजेड, जिसको जेनजेड जनरेशन भी कहा जाता है, जनरेशन जेड भी कहा जाता है, डिमांडेड, उसने मांग की थी, क्या चीज, क्लीन गवर्नेंस, यानी कि बिल्कुल क्लीन शासन, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, एंड, और एन एंड टू करप्शन, और करप्शन का भ्रष्टाचार की समाप्ति, परपेचुएटेड बाय द एजेइंग पॉलिटिकल क्लास, जो कि, देखो परपेचुएट मतलब जो शुरू की गई थी, परपेचुएट मतलब होता है कोई चीज जो लंबे समय से चली आ रही हो और लंबे समय तक के लिए हो, बाय द एजेइंग पॉलिटिकल क्लास, यानी कि जो उम्र दराज के पॉलिटिकल क्लास के लोग हैं, उनके द्वारा शुरू किया गया जो करप्शन था, उसको एंड करने की भी मांग की गई थी, ठीक है। कह रहा है पिछले साल के जो विरोध प्रदर्शन थे, जिसमें नेपाल के टेक्निकल, यानी टेक्निकल जो तकनीक प्रेमी युवा थे, जिनको जेनजेड जनरेशन भी बोला जाता है, उन्होंने क्लीन गवर्नेंस, जिम्मेदारी, और जो उम्र दराज पॉलिटिकल क्लास के द्वारा चली आ रहा है जो करप्शन है, उसको समाप्त करने की मांग की थी, ठीक है। दे एरगुड, उन्होंने कहा था, उन्होंने तर्क दिया था, दैट की द सेम ओल्ड रोटेटिंग फेसेस एंड पार्टीज इन पावर वर सो डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक। उन्होंने कहा कि जो वही पुराने रोटेटिंग फेस, यानी वही पुराने चेहरे जो बार बार आते हैं, एंड पार्टीज, और दल, इन पावर, पावर में, वर सो डिस्कनेक्टेड, वे इतना ज्यादा डिस्कनेक्टेड हैं, इतना ज्यादा हटे हुए हैं, कटे हुए हैं फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से, दैट की इश्यूज सच एज जॉब्स एंड बेसिक सर्विस डिलीवरी नेवर बिकम प्रायोरिटी, कि मुद्दे जैसे कि नौकरियां और बेसिक सर्विस डिलीवरी, यानी जो बुनियादी सेवाएं हैं, वो क्या बन गई,
नेवर बिकेम प्रायोरिटीज, वह कभी भी प्रायोरिटी नहीं बन पाई। कह रहा है कि उन्होंने तर्क दिया था, जो जेनजेड जनरेशन थी, कि वही पुराने चेहरे और पार्टीज जो पावर में थीं, वह लोगों से इतना डिस्कनेक्टेड थीं कि जॉब और बुनियादी जो सेवाएं हैं, उनकी उस टाइप के जो मुद्दे हैं, वो कभी भी प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता नहीं बन पाए। ठीक है। इन अ वे दे कॉल्ड फॉर अ जनरेशनल शिफ्ट इन नेपाली पॉलिटिक्स। इन अ वे यानी इस तरीके से, दे कॉल्ड फॉर उन्होंने आह्वान किया, अ जनरेशनल शिफ्ट यानी एक जनरेशन में चेंज लाने का, इन नेपाली पॉलिटिक्स नेपाली पॉलिटिक्स में। उनका कहना था कि जो पुराने चेहरे हैं, जो ओल्ड पार्टीज हैं, ओल्ड पीपल हैं उस पार्टीज की, वे लोग पब्लिक से इतना डिस्कनेक्टेड थे कि उन्होंने जॉब और बेसिक सर्विस डिलीवरी जैसी कोई भी मुद्दे कभी प्रायोरिटी नहीं बन पाए। इस तरीके से इस चीज को लेकर के जो नेपाली पॉलिटिक्स में एक जनरेशनल शिफ्ट की, जनरेशन परिवर्तन यानी पीढ़ीगत बदलाव का मांग की गई थी, उसका आह्वान किया गया था जनजेड जनरेशन के द्वारा। ठीक है। अब कह रहा है मिस्टर शाह एलिवेशन है क्या? मिस्टर शाह एलिवेशन यानी मिस्टर शाह का जो एलिवेशन हुआ है, यानी मिस्टर शाह की जो उन्नति हुई है। एलिवेशन में किसी चीज में ऊपर की तरफ बढ़ना, यहाँ पे उन्नति से मतलब है। ठीक है। एंड और हिज कैबिनेट और उनका जो मंत्रिमंडल है, विथ न्यू एंड यंग फेसेस, नए और युवा चेहरों के साथ, रिफ्लेक्ट्स दैट शिफ्ट, उस परिवर्तन को दिखाता है जो जेनजी जनरेशन चाहती थी। क्या चाहती थी? नए चेहरे आए, यंग फेस आए। तो अभी इनका जो कैबिनेट मंडल है वो वही दिखा रहा है। ठीक है। अब कह रहा है जस्ट एज नेपाल अप्रोच्ड इलेक्शन, कह रहा है कि जैसा कि नेपाल इलेक्शन के पास पहुंचा, वार ब्रोक आउट इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में युद्ध शुरू हो गया, छिड़ गया। ब्रोक आउट मीन्स छिड़ गया। एंड और इट्स इफेक्ट्स, और इसके जो प्रभाव हैं, हैव नाउ बिगन टू बी फेल्ड, अब वह फील होना शुरू हो गए हैं, इन द कंट्री, देश में। जो वेस्ट एशिया जो स्ट्रगल है, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव अब देश में भी फील होना शुरू हो गया है। कैसे? एज द कन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यू, जैसा कि कन्फ्लिक्ट्स अभी जारी है। ठीक है। क्या हुआ है देखते हैं। कुकिंग गैस हैज ऑलरेडी बीन राशनड, यानी जो कुकिंग गैस की जो राशनिंग है वह शुरू हो गई है। ये जो राशन वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज की लिमिट को फिक्स कर देना। जैसे आपको कह दिया जाए कि आपको महीने में अगर हम एलपीजी की बात करें तो आपको महीने में सिर्फ 10 लीटर एलपीजी मिलेगी, 10 किलो एलपीजी मिलेगी। ठीक है। उससे ज्यादा नहीं ले सकते, तो उसको बोलते हैं राशनिंग करना, यानी क्वांटिटी को लिमिट करना। ठीक है। पर कुकिंग गैस हैज ऑलरेडी बीन राशन, यानी कुकिंग गैस को राशन कर दिया गया है, उसकी राशनिंग कर दी गई है। फ्यूल प्राइसेस हैव बीन हाइक, यानी जो फ्यूल प्राइसेस हैं, ईंधन की जो कीमतें हैं, हैव बीन हाइक, वह बढ़ गई हैं। ट्वाइस, दुगनी, इन एज मेनी वीक्स, कुछ ही सप्ताह में। कह रहा है कि ईंधन की कीमतें यानी कुछ सप्ताह में दुगुनी बढ़ गई हैं। ठीक है। कमोडिटी प्राइसेस हैव राइजन, यानी जो वस्तुएं की कीमतें हैं, वस्तुओं की जो कीमतें हैं, हैव राइजन, वह भी बढ़ गई हैं। एंड टूरिज्म हैज बीन हिट, और जो टूरिज्म है, जो पर्यटन है, वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। बिटवीन 1 एंड 1.5 मिलियन नेपालीज, यानी 1 और 1.5 मिलियन नेपालीज के बीच में वर्क, काम करते हैं इन द गल्फ रीजन, खाड़ी क्षेत्रों में। कह रहा है खाड़ी क्षेत्र में लगभग 1 से लेकर 15 लाख नेपाली काम करते हैं। एंड और इंश्योरिंग देयर सेफ्टी, और उनकी सेफ्टी को सुनिश्चित करना, along with the safe return of those, जिसमें कि उनका सेफ रिटर्न भी, विलिंग टू कम होम, जो घर आना चाहते हैं, विल आल्सो बी अ मेजर चैलेंज, यह एक मुख्य चुनौती होगा। देखो यहां से देखो, कह रहा है एंड और इंश्योरिंग देयर सेफ्टी, और उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना, विल आल्सो बी अ मेजर चैलेंज, ये एक मुख्य चुनौती होगी। और उसके साथ साथ उनकी सेफ्टी को तो इंश्योर करना ही है, साथ में जो घर आने के विलिंग है, उनका सेफ रिटर्न भी सुनिश्चित करना। ठीक है। उनको सेफली वापस लाना भी उनके लिए क्या है? चुनौती है। आगे कह रहा है रेमिटेंसेस सेंट बाय देम, यानी उनके द्वारा जो रेमिटेंस, जो धनराशि भेजा जाता है, आर द मेन स्टे ऑफ नेपाल्स इकोनॉमी, यानी नेपाल की इकोनॉमी का मेन स्टे है, मुख्य आधार है।
कह रहा है उन रेमिटेंसेस सेंट बाय देम यानी उनके द्वारा भेजी गई धनराशि आर द मेनस्टे ऑफ नेपाल्स इकोनॉमी यानी नेपाल की इकोनॉमी का मुख्य आधार है। एंड अ हार्ट इन रेमिटेंसेस और उनकी जो धनराशि है उसमें हार्ट, उसमें कमी, उसमें रोक कुड लीड टू स्ट्रक्चरल वनरेबिलिटी यानी जो अगर उनकी धनराशि रुक जाती है तो वह एक वल्नरेबिलिटी मतलब कमजोरी से मतलब है, ठीक है, तो यह एक स्ट्रक्चरल कमजोरी की तरफ जा सकता है नेपाल, ठीक है। आगे कह रहा है द शाह गवर्नमेंट यानी शाह सरकार को विल हैव टू टैकल करना पड़ेगा दीज इश्यूज इन मुद्दे को ऑलमोस्ट इमीडिएटली लगभग तुरंत। कह रहा है शाह सरकार को इन मुद्दों से लगभग तुरंत ही निपटना पड़ेगा, ठीक है। द स्टेबलाइज पार्टी यानी जो स्टेबलाइज पार्टीज थी जो अभी तक वहां पे जमी हुई थी दैट वर राउटेड जिन्हें हरा दिया गया है आर लाइकली संभवतः टू मेक दीज इश्यूज इन मुद्दों को बनाएंगी देयर टॉप एजेंडा अपना मुख्य एजेंडा। कह रहा है वे यहाँ पे स्थापित पार्टियां राउटेड मीन्स हरा दिया गया, जिनको हरा दिया गया है वह शायद इन मुद्दों को अपना टॉप एजेंडा बनाएंगी विद स्ट्रीट प्रोटेस्ट अ पॉसिबिलिटी और शायद गलियों में स्ट्रीट प्रोटेस्ट की भी संभावना है और शायद इसका वो जो विरोध प्रदर्शन सड़कों पर भी कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है द आरएसपी हैज प्रॉमिस्ड यानी आरएसपी ने प्रॉमिस किया था टू एक्सपैंड द इकोनॉमी को बढ़ाने का $200 बिलियन तक फ्रॉम द करेंट $45 बिलियन यानी आरएपी ने 45 बिलियन डॉलर, ठीक है, 45 अरब डॉलर बोल सकते हो, से इकोनॉमी को $100 बिलियन तक करने का वादा किया था। रेज पर कैपिटा इनकम टू ओवर $3,000 फ्रॉम $1,500 और जो पर प्रति व्यक्ति आय है उसको $1,500 से $3,000 तक करने का भी वादा किया था। क्रिएट 1.2 मिलियन जॉब्स यानी 1.2 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का एंड रेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और जो बिजली उत्पादन है उसको बढ़ाने का कहां तक टू 15,000 मेगावाट्स यानी 15,000 मेगावाट तक इन द नेक्स्ट 5 ईयर यानी ये जो सारे वादे हैं अगले 5 सालों के लिए। उन्होंने क्या बोला कि आरएसपी ने वादा किया था कि अगले 5 सालों में सबसे पहले तो उन्होंने 45 बिलियन की जो इकोनॉमी है उसको 100 बिलियन तक करेंगे, $100 बिलियन तक, और पर कैपिटा इनकम को $1,500 से 3,000 करेंगे, 1.2 मिलियन जॉब क्रिएट करेंगे और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, उत्पादन है, उसको 15,000 मेगावाट तक करेंगे अगले 5 सालों में, ठीक है। कह रहा है वेस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना यानी भारत और चाइना के बीच फंसा हुआ, वेज मतलब फंसा हुआ, वहां उनके बीच है टू ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं भारत और चाइना। नेपाल हैज लॉन्ग फाउंड इट डिफिकल्ट टू बैलेंस इट्स फॉरेन पॉलिसी। जो नेपाल है उसने हैज लॉन्ग फाउंड इट, उन्होंने काफी परेशानी का सामना किया, डिफिकल्टी का, टू बैलेंस करने में इट्स फॉरेन पॉलिसी अपनी विदेश नीति को। कह रहा है कि विश्व की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था भारत और चाइना के बीच में फंसा हुआ जो नेपाल है वह अपनी फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति को संतुलित करने में काफी उसको डिफिकल्टी हुई है। कह रहा विद द यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस के साथ अ लॉन्ग टाइम डेवलपमेंट पार्टनर, एक लंबे समय का पार्टनर, दीर्घकालिक जो लंबे समय से जो पार्टनर रहा है, आल्सो इन द मिक्स, वह भी बिल्कुल मिक्स हो गया है। द जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप्स बिकेम इवन मोर कॉम्प्लेक्स, जो भू जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है, जो परिदृश्य है, जो सिनेरियो है, बिकम्स इवन मोर कॉम्प्लेक्स, वह और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कह रहा है देखो दो अर्थव्यवस्था पहले से ही है, कह रहा है कि एक लंबे समय का डेवलपमेंट पार्टनर यूएसए के आ जाने से जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है वो और भी उनके लिए क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब तीन मिल गए बड़े बड़े, ठीक है। चलिए, उम्मीद है सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए।